हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है आप सब मस्त है, स्वस्थ है और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो हाय गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द फोकस टुवर्ड्स द स्टडी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाई करने में, उनमें फोकस करने में, कंसंट्रेशन करने में काफ़ी दिक्कत आती है। ऐसे काफ़ी सारे बच्चों को हमने देखा है जो पूरा पढ़ाई कर लेते, पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेते, लेकिन अगर आप फिर से उनसे कोई क्वेश्चन पूछें तो वो जवाब नहीं दे पाते, वो कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते, वो भूल जाते। इसका क्या रीज़न है? इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जैसे हमारे घर में भी बच्चे हैं, मेरे 2 नीज़ हैं, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। उन्हें पढ़ाई की चीज़ें ज़्यादातर याद नहीं रहती, लेकिन आप उन्हीं बच्चों को फिल्मों के बारे में पूछिए, ओके, म्यूज़िक के बारे में पूछें, थिएटर आर्टिस्ट के बारे में पूछें। अगर हम उन्हें जब बाहर लेकर जाते, घुमाने लेके जाते, तो उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें देखी है, कौन कौन सी चीज़ें देखी, कौन से होटल में गए थे, हमने क्या किया था, वहाँ क्या फ़न एक्टिविटीज़ की थी, वो सारी चीज़ें उन्हें याद रहती हैं। कैसे? किताबें याद नहीं रहती, पर ये सारी चीज़ें याद रहती। कैसे? क्योंकि इनमें उनका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट तो होगा है ना, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट वाले पार्ट है, वो उन्हें खुशी देते हैं, मज़ा देते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे मैं कहना क्या चाहती हूँ? मैं कहना ये चाहती हूँ कि पढ़ाई में भी अगर उन्हें फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो पहले उन्हें इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा। इंटरेस्ट। और सेकेंड, दे फील अ प्लेजर, दे फील लाइक अ प्लीजेंट व्हेन दे डूइंग अ स्टडी। अंडरस्टूड? अब इंटरेस्ट कैसा पैदा होगा? इंटरेस्ट को बढ़ावा देने का काम होता है एक टीचर का, पेरेंट्स का, काउंसलर का, गार्डनिंग का, जो उनके आसपास है, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उनके एजुकेशन का। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो उन पे इंटरेस्ट पैदा कर सके एजुकेशन का। ज़्यादातर क्या होता है, पेरेंट्स इसमें क्या करते हैं, अगर बच्चे को पढ़ाई नहीं समझ में आता या उसका रिवीजन नहीं हो रहा, उसका सिलेबस नहीं हो रहा, बस उसे मारने लगते हैं, उसे चिल्लाने लगते हैं, उसे ये करने लगते हैं। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ऐसा करने से तो पढ़ाई से और दूर भागता जाएगा, उसे पढ़ाई एक बोझ लगने लगेगा। एंड सीरियसली गाइस, बहुत सारे वैसे बच्चे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि स्कूल जो है एक जेल है और टीचर्स जो है वहाँ की जेलर है। राइट, ऐसा हर बच्चों को तो नहीं लगता, बट किसी किसी को भी लगता है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें समझाएं कि उन्हें समझाएं कि पढ़ाई और एजुकेशन इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम, लेकिन उनमें इंटरेस्ट पैदा करना वो ड्यूटी हमारी है। और दूसरा, एक पीसफुल, एक प्लेजर एनवायरनमेंट तैयार करना, वो भी हमारी ड्यूटी है। अब आप बोलोगे कि ये इंटरेस्ट कैसा पैदा कर हम बढ़ावा दे सकते हैं, या हम ये प्लेजर कैसे ला सकते हैं? इंटरेस्ट पैदा करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। अब पढ़ाई को इंटरेस्ट में किया कैसे जाता है? अभी हम जब ओल्डन टाइम्स के बारे में बात करते हैं, आपके पेरेंट्स भी बताते होंगे, मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि जब हमारा टाइम था एजुकेशन का, तब वो टाइम पे एजुकेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, और स्टाइल एक ही होता था, टीचर, ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर और बेंचेस। टीचर एक्सप्लेन करते थे, अपने अपने शब्दों से बच्चों को इनकरेज करते थे, एक्सप्लेन करते थे, और बच्चे भी उनसे काफ़ी मोटिवेट होते थे, प्रभावित होते थे। और अगर जो नहीं समझते थे उन्हें अच्छी खासी मार भी पड़ती थी ना। ये होता था पिछले टाइम पे, ये होता था। टीचर ने सिर्फ आंखें दिखा दी या झड़ी दिखाती तो बस बच्चा डरता था और डर के मारे पढ़ाई करने लगता था। वो टाइम पे टीचर्स को रिस्पेक्ट भी उतना था, बच्चे रिस्पेक्ट भी उतना करते थे, भगवान से ज़्यादा टीचर्स को पूछा करते थे। इसलिए वो जो कहते थे उन पर वो चला भी करते थे, उन्हें मानते भी थे। पेरेंट्स भी उन्हें काफ़ी रिस्पेक्ट दिया करते थे, मानते थे। पर आजकल वैसा है ये तो हम सभी को पता है कि आजकल उतना है या नहीं है करके। चलिए छोड़िए, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि इस बारे पे अगर बात करनी जाए तो बहुत कुछ है। तो ये मेन मुद्दा मेरा ये है कि फोकस के ऊपर,
फोकस और कंसंट्रेशन के ऊपर, राइट, मेन मुद्दा ये है। लेकिन आजकल जो है काफ़ी चीज़ें हद तक चेंज है। अभी आप देखेंगे कि वीडियोस से बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता है, अलग अलग तरीके होते हैं बच्चों को एक्सप्लेन करने के लिए। आपको कोई लेसन को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप उसके अच्छे अच्छे टीचिंग एड्स दिखा सकते हैं, स्टोरी के वे वो लेसन एक्सप्लेन कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अपने बच्चों को लेसन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उन्हें अपनी मदर टंग में भी एक्सप्लेन कीजिए, और इवन इंग्लिश लैंग्वेज में भी आप उन्हें एक्सप्लेन कीजिए। आजकल क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, ठीक है, अब इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है नहीं, हर घर में अलग अलग मदर टंग होता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, घर में एक लैंग्वेज बोला जाता है, स्कूल में दूसरा लैंग्वेज देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जो 5-6 साल का बच्चा है, जो नया नया बोलना सीखा है, समझना सीखा है, उसके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा कि वो दो लैंग्वेज को साथ में लेके चल रहा है। लेकिन वो घर के लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है, पर स्कूल में है वो नहीं बोल पाता। जानते हैं क्यों? क्योंकि घर की लैंग्वेज वो बचपन से ही, जन्म से ही वो सुनते आ रहा है, उसे बोलते आ रहा है, और उसके आसपास के लोग सिर्फ वही लैंग्वेज में बात करते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में मराठी बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है, कन्नड़ बोला जाता है, आपके सराउंडिंग में भी वही लोग हैं, तो आप बचपन से वही सब सुनते हैं, तो आप समझिए मास्टरी है उसमें। बच्चे को लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उसका मदर टंग है। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो इंग्लिश लैंग्वेज आ जाती है। इंग्लिश जो हर टेक्स्ट बुक में रहता है, सब टेक्स्ट बुक का एक ही लैंग्वेज रहता है, वो है इंग्लिश। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता, दूसरे कंट्रीज़ में वो लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश पढ़ते हैं। आप दूसरा कोई भी कंट्री ले लीजिए, चाइना, जापानीज़, जर्मनी, if they talk in Germany, so they have the syllabus in Germany also. वो अलग से इंग्लिश नहीं पढ़ाते हमारी तरह। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई अलग है, तो बच्चा है कंफ्यूज। तो आप क्या कीजिए, उस लेसन को आपको उसको मदर टंग में भी एक्सप्लेन कीजिए, ताकि उसका कंसेप्ट क्लियर हो सके, और फिर उसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, ये आपको तब तक नहीं करना है, ये आपको पूरे स्कूल लाइन में नहीं करना है, ये आपको तब तक ही करना है जब बच्चा छोटा है, ठीक है। अभी छोटा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है। जब वो समझने की कोशिश कर रहा है तो आपको एज अ गुड पेरेंट्स, एज अ गुड टीचर, आपको उसे और मोटिवेट करना चाहिए। यहाँ मैं ज़्यादातर बातें पेरेंट्स से कर रही हूँ, क्योंकि टीचर्स तो जानते हैं कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। यहाँ मैं ज़्यादातर बातें पेरेंट्स से कर। सो एज अ गुड पेरेंट्स आपको ये एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आखिर इस लेसन का जो कंसेप्ट है वो उसे मदर टंग में एक्सप्लेन कीजिए, फिर इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आप अपने बच्चे से कहिए कि आप अब इस लेसन को अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करो कि एग्जैक्टली इस लेसन में दिया क्या है, इस लेसन का कंसेप्ट क्या है, ये इस लेसन में क्या दिया गया है। या आप उसे कहिए, उसे मोटिवेट कीजिए, उसे इंकरेज कीजिए कि वो बोल सके। ऐसा नहीं है कि वो स्टार्टिंग में या पहली बार में ही बहुत अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेगा, बताएगा कि इसमें क्या दिया है क्या नहीं। वो काफ़ी हिचकिचाएगा, वो डरेगा। तब आप उसे कहिए कि अपने मदर लैंग्वेज में मुझे बता दो कि इसमें क्या दिया गया है। अगर उसने बता दिया तो समझिए उसका कंसेप्ट क्लियर है। अब रही बात इंग्लिश की, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए हैं, उस पर भी आपको काम करना है।
तो अब आपको उससे कहना है कि यही लेसन आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करो मुझे। अगर ये लेसन, सपोज़ ये कोई लैंग्वेज लेसन है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसे स्टोरी वे में एक्सप्लेन करो तो उसे याद रहेगा, तो वो भी उसी तरीके से बोलेगा। अगर उसे कंसेप्ट क्लियर है, उसने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो अब आप उसे क्वेश्चनिंग करो, आप उसे सवाल पूछो। अगर वो सवालों के आंसर दे पाता है तो समझ जाइए कि उसका कंसेप्ट एकदम क्लियर है। उसे वो सवाल मत पूछिए कि जो वर्कबुक में है ये तो रोट लर्निंग हो जाएगी। आप उसे वो सवाल पूछिए जो टेक्स्ट बुक में है, क्योंकि अगर जो टेक्स्ट बुक का लेसन अगर उसका क्लियर है तो वर्कबुक के कोई भी क्वेश्चन आए, कैसे भी आए, वो समझ जाएगा और उसके आंसर दे पाए। ठीक है, अब ये एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये हो जाता है कि जितनी भी हम चीज़ों को अगर विजुअलाइज करके, विजुअलाइज ऑडियो दोनों वे से लर्न करते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होता है। तो आप इसमें वीडियो का भी सहारा ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को वीडियो भी दिखा सकते हैं, वो लेसन से रिलेटेड उसे बता सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ये मत करना कि मोबाइल में वीडियो ऑन कर दिया, उसके हाथ में दे दिया और बोला देखा। नहीं, आप साथ में बैठिए उसके और देखिए वो वीडियो जो आप उसे दिखा रहे, उसे बीच बीच में एक्सप्लेन कीजिए कि वीडियो में ये दिखाया गया है, ये है करके उसे पहले बताइए। दिस इज स्टार्टिंग अर्ली एज ऑफ द चाइल्ड। वो सीखने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसके साथ रहना है इस टाइम पर। तो उसे बताइए कि वीडियोस में ये दिया गया है। वीडियोस में न्यू लैंग्वेजेस भी बोले जाते हैं, न्यू वर्ड्स भी आते हैं इंग्लिश में। आप उसे बोलने के लिए लगाइए, रिपीट करने के लिए लगाइए। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ होता है कि बच्चे लिखकर बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने ये लेसन उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये टेक्स्ट बुक है, ये लेसन एक्सप्लेन हो गया, उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी लेसन की क्वेश्चन आंसर भी आते हैं बच्चों को। अब क्वेश्चन आंसर पढ़ने की बारी आती है तो पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए और फिर बच्चे से पूछिए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, इसमें दिया क्या गया है, ये पूछ क्या रहा है आपसे। अगर बच्चे को क्वेश्चन का मतलब पता है तो उसे उस क्वेश्चन का आंसर भी पता होगा, क्योंकि उसका जो है लेसन में कंसेप्ट क्लियर है, टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट क्लियर है, तो उसको उसका कहीं ना कहीं आंसर आएगा। तो उसको आंसर जो है एकदम फ्लुएंटली और नाइसली नहीं आएगा, टूटी फूटी इंग्लिश में बोलेगा या कहीं ना कहीं उसका कंसेप्ट छूटेगा, एक दो सेंटेंस यहाँ वहाँ होंगे, लेकिन शायद वो कोशिश करेगा अच्छे से बोलने की, वो कुछ तो रिलेटेड लेसन से बोलेगा। उसके बाद आपको उसे वो एक लेसन जो आंसर है वो बताना है कि पूरा आंसर जो है वो सेंटेंस फ्रेम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये आप उससे लिखवा के लर्न करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये दिस इज़ अ बेसिक थिंग, ये शायद स्कूल में भी होता है और काफ़ी सारे जो ट्यूशन इंस्टीट्यूट है वो भी चलाते हैं कि बच्चों को लिखवा के याद करवाते हैं। लेकिन सिर्फ लिखवा के उसने वर्कबुक में देखा, वही उसने नोटबुक में कॉपी डाउन किया, उसे याद नहीं होता। पहले उसे समझने तो दो कि वो क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या है। लेट हिम और शी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट क्वेश्चन एंड आंसर। जब वो समझ जाएगा कि उसे क्या कहते हैं, फिर जब वो लिख कर पढ़ेगा तो उसे वो याद होगा, अदरवाइज नहीं। अब ये हो गया। अब मैंने आपसे कहा था कि आपको पीसफुल माहौल तैयार करना है। बच्चे के लिए पीसफुल माहौल ये होता है कि सारी चीज़ें जो हैं डिसिप्लिन विद जॉयफुल होनी चाहिए। अगर सिर्फ डिसिप्लिन होगा तो बच्चा उब जाएगा, और अगर सिर्फ इंजॉयमेंट वाला मोमेंट होगा तो बच्चा कुछ सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा।
ये दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। दोनों चीज़ें साथ में करने के लिए आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी तरीके बताए, ये नहीं कि उसे बिठा दिया और बोल दिया ये लिखो 10 टाइम्स, ये करो 10 टाइम्स। वो कर रहा है पर वो क्या कर रहा है उसे पता होना चाहिए। उसकी मतलब आप उसे बताइए, उसे एक्सप्लेन कीजिए। कभी कभी बच्चों को दिक्कत आती है कि वो इंग्लिश में नहीं समझ पाते। दिस आर बेसिक थिंग्स, दिस आर द बेसिक प्रॉब्लम्स। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स इन देयर अर्ली स्टेजेस। सारे बच्चों को आती है, तो आपको वो एक्सप्लेन करना है, वो बताना है आपको बच्चों को। उसका मतलब बताइए। मदर टंग में बताने से बच्चे और ज़्यादा होशियार होते हैं क्योंकि उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। लेकिन इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ रहा है तो उसे वो आना ही चाहिए, उसे इंग्लिश में भी समझ में आना चाहिए। लेकिन वो कर क्या रहा है उसे वो समझे तो सही। तो पहले समझाइए और फिर उसे उस पर काम करने के लिए लगाइए। ये पीसफुल मोमेंट हो जाता है अपने आप जब बच्चे को कंसेप्ट समझ में आ जाए। अपने आप पीसफुल मोमेंट हो जाता है, उसे अपने आप लगाव हो जाती है बुक से, किताबों से, स्टोरी से, क्योंकि स्टोरी में पढ़ रहा है ना चीज़ों को। अब आप कहेंगे ये तो लैंग्वेज के लिए हो गया, व्हाट अबाउट द साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। तो पेरेंट्स डोंट बी पैनिक। हिस्ट्री अब अपने आप में एक कहानी है। अगर बच्चों को हिस्ट्री में ईयर्स, डेट्स और इवेंट्स एक साथ याद नहीं होते तो उसका भी एक अच्छा तरीका होता है। यू मेक अ चार्ट ऑन दैट, जहाँ पर डेट्स हैं, ईयर्स हैं और इवेंट्स हैं, और वो इवेंट्स में किसका रोल है वो साइड में आ सकता है। उसने क्या क्या काम किए आप उसे डिस्क्राइब कर सकते हो। ये इन शॉर्ट वे तरीका है बच्चों को एक्सप्लेन करने का। आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। आपके एक्सप्लेनेशन के बाद लेट हिम और शी विल डू द एक्सप्लेनेशन। उसे एक्सप्लेन करने दो कि इस लेसन में हमने किस महान इंसान के बारे में पढ़ाई की है, कौन से ईयर के बारे में बात की है। उन्हें कहने दीजिए, उन्हें बताने दीजिए। और अगर वो ना बता पाए तो फिर से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे बताइए। सब पहले ही स्टोरी एक्सप्लेन कर देते, लेसन एक्सप्लेन कर देते और फिर डायरेक्ट ओपन कर देते वर्कबुक, चलो पढ़ो। टेक्स्ट बुक पढ़ना, उसे समझना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर है वो टेक्स्ट बुक में से लिए गए हैं। तो पहले टेक्स्ट बुक ठीक से बच्चों को समझने दीजिए, फिर वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर उन्हें अपने आप इजी लगने लगेंगे। हाँ, वो इतने बड़े नहीं कि वो सेंटेंस फॉर्मेशन कर सके, अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिख सके। हाँ, लेकिन उन्हें वो समझ में आ जाएगा कि हमने मैंने इस लेसन में ये हुआ था तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। उन्हें ये समझ में आ जाएगा। जब चीज़ें समझ में आती है पीसफुल मोमेंट अपने आप ही बनने लगता है। अब ये सब होने के बाद बच्चों को इनकरेज कीजिए। इनकरेजमेंट कहाँ से मिलेगा, मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली कहाँ से मिलेगा आप भी बताइए। जब उन्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एग्जैक्टली राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप और मैं जैसे ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, ठीक है, जॉब हमारा मन पसंदीदा है, काम हमारा मन पसंदीदा है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी ऊब जाते, तंग आ जाते। क्यों? क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, हमें कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलता, एप्रिसिएशन नहीं मिलता, राइट। हमें कोई एप्रिसिएशन नहीं देता, कोई हमारी तारीफ़ नहीं करता, कोई हमारे अच्छी सैलरी पैकेज नहीं है, तो हम उब जाते हैं ना। तो उसी तरह से
बच्चों को जो है उसका आउटपुट, उसका रिजल्ट जो आता है उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए। अब मैं ये नहीं कहती कि इतने सब करने के बाद रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव निकले, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप क्यों बच्चों को ये बता रहे हैं कि ग्लास जो है वो आधा खाली है? आप बच्चों को बताइए ना, ये जो आधा ग्लास है इसे पूरा करो और मेहनत करके, और वो तुम कर सकते हो, यू कैन डू दैट थिंग, या आप उसे बताइए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक पेरेंट्स अगर इनिशिएटिव लें तो बच्चे काफ़ी हद तक पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में मुझे आपसे इतना ही कहना था। मुझे और कुछ कहना है आपको इस बारे में, और काफ़ी चीज़ें होती है एजुकेशन फील्ड से लेकर चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर, लेकिन अभी इतना बड़ा वीडियो तो मैं बना नहीं सकती मैं। और चाइल्ड साइकोलॉजी इट्स अ ब्रॉड कंसेप्ट, इस ब्रॉड कंसेप्ट में और काफ़ी सब टॉपिक्स होते हैं। ये सब टॉपिक्स को इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैं दूसरे कई सारे वीडियोस लेकर आऊँगी आपके लिए, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो से अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ 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 अपने बच्चों के साथ जो मैंने एक्टिविटीज़ बताया उसे करनी कीजिए, स्टार्ट कीजिए, और उसका क्या रिजल्ट निकलता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको भी अपने कोई व्यूज़ और ओपिनियन मुझे देने हैं तो आप दे सकते हैं। एंड गाइस प्लीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव बोलिए, क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सबको पॉजिटिव की ज़रूरत है। सबको अच्छी अच्छी बातें, गुड थॉट्स सुनना, अच्छी अच्छी बातें सुनना पसंद है। सो आई होप, looking forward your positive response. So bye everyone.